मुकेश और मदन दोनों मित्र रतनपुर गांव में अनाज बेचने का काम करते थे। मुकेश स्वभाव से जितना कंजूस और लालची था, मदन उतना ही दयालु और ईमानदार था। मुकेश किसी को फूटी कौड़ी देकर भी राजी नहीं होता था। वहीं मदन को दान पुण्य और गरीबों की मदद करने की आदत थी। क्यों रे मदन, तूने उस भिखारी को 2 मुट्ठी चावल बिना पैसों के ही दे दिए? तेरे पास खुद तो कुछ बचता नहीं है और तू लोगों को मुफ्त में अपना अनाज बांटता फिरता है। मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आती भाई। पता नहीं तू ऐसे दान करता है जिससे पता नहीं तेरे पास लाखों का धन जुड़ा रखा हो। मुझे देख, मैं 1 रुपए की चीज भी किसी को उधार नहीं देता। मुकेश, मुझे किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छा लगता है भाई। इन सब में मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुझे तो समझाना बिल्कुल बेकार है। चल अच्छा, मैं चलता हूँ। कल सुबह दूसरे गांव जाना है तो समय पर निकलेंगे, ठीक है? मुकेश और मदन अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों दूसरे गांव के लिए निकलते हैं। माँ, ये क्या दे रही हो? बेटा, तू दूसरे गांव जा रहा है, रास्ते में भूख लगे तो ये रोटी और सब्जी खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुकेश राह देख रहा होगा। मदन और मुकेश दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे गांव पहुंचकर तांगे से उतरते हैं। भैया जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे छोड़ ना मदन, ये सामान उठा। हमें सारा अनाज बेचकर शाम तक घर वापस भी लौटना है। एक काम कर, तू गांव के इस ओर जा, मैं इस ओर जाता हूँ, ठीक है? फिर शाम को यहीं तू मुझे तांगा स्टैंड पे मिलना, ठीक है ना? ठीक है, मिल जाऊंगा। ये लो अम्मा, ये रोटी और सब्जी और ये 50 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। मदन गांव में अनाज बेचने के लिए चल पड़ता है। उधर मुकेश भी अनाज बेचने के लिए निकल चुका था। बढ़िया अनाज ले लो, बहुत ही सस्ते दामों पर बढ़िया दालें, चावल, अनाज ले लो, अनाज। सुनो जी, अनाज बेचने वाला भैया निकल रहा है, हम भी थोड़ा सा अनाज खरीद लेते हैं। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। तुम्हें तो पता है हमारे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं उन सब की तरकारी आ जाएगी। अगर तुम कहो तो घर में जो पुरानी थाली रखी है उसे बेचकर हम थोड़ा अनाज खरीद सकते हैं। वो थाली तो बहुत ही पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसे भला कौन खरीदेगा? एक बार पूछकर देख लेती हूँ, कुछ तो अनाज मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ओ अनाज वाले भैया, जरा रुकना। बोलो, अनाज में क्या क्या चाहिए? मेरे पास एकदम बढ़िया अनाज है और दाम भी बहुत कम है। अनाज तो हमें चाहिए पर पैसे नहीं है। हाँ, ये एक पुरानी थाली है, अगर तुम इसके बदले हमें थोड़ा अनाज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। पुरानी थाली? इसके बदले तो तुम्हें 5 ग्राम भी अनाज नहीं मिलेगा। अच्छा थाली दिखाओ जरा, देखने में तो बहुत मैली हो रही है। इसे घिसकर देखता हूँ, कहीं पीतल की होगी तो ले लूंगा। मुकेश थाली को घिसकर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये थाली तो सोने की है। अभी मैं इन्हें मना कर देता हूँ। अगर अचानक लेने के लिए बोला तो इन्हें शक हो जाएगा। वापस ही मैं कोई बहाना करके थोड़ा सा अनाज देकर ये थाली ले जाऊंगा। ये थाली बेचकर तो मुझे ढेरों पैसे मिल जाएंगे। ऐसा है, मुझे ये थाली नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार है। रखो इसे अपने पास, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये लड़का तो बिना कुछ अनाज दिए ही चला, लगता है इससे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब हम क्या खाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था, बिना पैसों के कोई हमें अनाज नहीं देगा। जो थाली वो लड़का फेंक गया है उसे उठाकर रख दो। गरीब बूढ़ा और उसकी पत्नी दोनों उदास हो जाते हैं और वहीं घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाते हैं। इतनी देर में मदन अनाज बेचता हुआ वहाँ से निकलता है। अम्मा, अनाज ले लो, बहुत बढ़िया बेच रहा हूँ। बेटा, अनाज तो हम ले लेते पर हमारे पास पैसे नहीं है। बस ये एक पुरानी थाली है, इसके बदले अगर तुम हमें थोड़ा अनाज दे सको तो दे दो। अरे अम्मा, तुम अभी वैसे ही मेरे अनाज रख लो, मैं तुमसे बाद में पैसे ले लूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ तुम थाली के बदले ही हमें थोड़ा अनाज दे। अच्छा ठीक है अम्मा, लाओ थाली मुझे दे दो, मैं देख लेता हूँ। मदन थाली को घिसकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अम्मा, तुम ये थाली मुझे थोड़े से अनाज के लिए दे रही हो? ये तो सोने की थाली है, ये तो बहुत महंगी बिकेगी। इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुम्हें ऐसे ही अनाज दे जाता हूँ। इस थाली के बदले मेरे पास देने के लिए इतना अनाज नहीं है। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले एक लड़का आया था, उसने तो कहा कि ये थाली बेकार है, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर अब जो भी है तुम इसे रखो, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो। अब इस थाली पर तुम्हारा हक है। वो गरीब बुढ़िया और बूढ़ा व्यक्ति मदन को वो सोने की थाली दे देते हैं। मदन बदले में उन्हें सारा अनाज और अपने सारे पैसे देकर वो थाली लेकर खुशी खुशी वहाँ से लौट जाता है। तभी मुकेश वापस आता है। मैंने सोचा कि तुम दोनों गरीब हो, इसलिए वापसी में जो थोड़ा बहुत अनाज मेरे पास बचा है वो देकर थाली लेकर ही चला जाता हूँ। अब तुम भी क्या याद रखोगे मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? अरे बेटा, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी।
वो थाली तो हमने किसी और को दे दी, बदले में हमें वो कितना सारा अनाज और पैसे दे गया है। लो गए काम से। उसी वक्त वो थाली ले जाता तो आज वो थाली मेरी होती। मुकेश जब मदन के पास वो सोने की थाली देखता है तो उसे अपने ऊपर पश्चाताप होता है। मदन को उसकी ईमानदारी और पुण्य कर्मों का फल मिल गया। एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके जन्म लेने के बाद ही उसकी अपनी माँ गुजर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ का नाम सुमन था। सुमन की एक बेटी भी थी। सुमन सिर्फ अपनी ही बेटी पर ध्यान देती थी। उसी से वो लाड प्यार जताया करती थी। पूजा को चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुमन को चूड़ियां पहनते देखती तब पूजा का भी मन करता है, मगर सुमन कभी भी उसे चूड़ियां खरीद कर नहीं दिया करती थी। एक दिन सुमन को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना था। अरे लड़की सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक घर का सारा काम करके रखना और इसके लिए मैं तुझे पैसे भी दूंगी। पूजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसने सोचा इन पैसों से वो अपने लिए चूड़ियां खरीदेगी। रात होने पर जब सुमन घर आती है तब पैसों वाली बात भूल जाती है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी सुबह हिम्मत करके पूजा सुमन के पास जाती है। माँ, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ पैसे देंगी। हाँ, कहा तो था, लेकिन तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब जा यहाँ से, काम कर। मैं तुझे फिर कभी दे दूंगी पैसे, अभी जाकर काम कर। पूजा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर सुमन की बेटी मोनिका भी आ जाती है। माँ, मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने लिए गुड़िया लेनी है। इतना सुनते ही सुमन उसे पैसे दे देती है और वहाँ पर खड़े होकर पूजा ये सब देख रही होती है और वो उदास होकर सुमन की ओर देख रही होती है। ले, तू भी ले और जा यहाँ से, और मोनिका को भी अपने साथ ले जाना। पूजा खुशी खुशी मोनिका के साथ बाजार आ जाती है। मोनिका अपने लिए गुड़िया खरीदती है, जबकि पूजा अपने लिए चूड़ियां खरीदने वाली होती है कि तभी मोनिका जोर जोर से रोने लगती है। मुझे दूसरी गुड़िया चाहिए, ये नहीं, ये नहीं। मोनिका को ऐसे रोता देखकर पूजा दूसरी गुड़िया भी मोनिका के लिए खरीद लेती है, लेकिन ये वाली गुड़िया पहले से थोड़ी ज्यादा महंगी थी, जिस वजह से पूजा के पैसे भी उसकी गुड़िया खरीदने में ही लग जाते हैं और पूजा बेचारी उदास होकर घर आ जाती है और सुमन से आकर बोलती है, माँ सुनिए, दरअसल मेरे सारे पैसे ना मोनिका की दूसरी गुड़िया खरीदने में खर्च हो गए, तो आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, तो इसमें क्या हो गया? अरे मोनिका तेरी छोटी बहन है और तूने बहुत अच्छा किया जो अपने पैसे लगाकर उसके लिए गुड़िया ली। चल अब जा यहाँ से और अपना काम कर। पूजा बेचारी रोती हुई बाहर आ जाती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो चूड़ियां बेच रही थी। पूजा उनके पास आती है और चूड़ियों का दाम पूछती है। सभी चूड़ियां बहुत महंगी थी। वो उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत की चूड़ियों का गुच्छा अचानक से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने वाला था। पूजा तुरंत जाकर चूड़ियों को बचा लेती है। ये देखकर चूड़ी वाली पूजा से बहुत खुश हो जाती है और एक सुंदर परी के रूप में सामने आ जाती है। ये देखकर छोटी सी पूजा बहुत हैरान हो जाती है। तभी परी पूजा से कहती है, पूजा तुम बहुत अच्छी हो और तुम लोगों की बहुत मदद किया करती हो। तुम्हें चूड़ियां बहुत पसंद है ना? ये लो, मैं तुम्हें ये चूड़ियां देती हूँ। इन चूड़ियों को तुम पहन लो। पूजा चूड़ियों को पाकर बहुत खुश हो जाती है और घर आ जाती है। अरे पूजा, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कहाँ से आ गई? जरूर तूने इन चूड़ियों को कहीं से चुराया होगा। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये मुझे खुद एक चूड़ी वाली ने दिया है। सुमन को दरअसल वो चूड़ियां बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने बातों बातों में ही पूजा के हाथ से वो चूड़ियां निकाली और खुद अपने हाथों में पहन ली। अरे तू क्या करेगी ये चूड़ियां पहनकर? तुझे तो वैसे भी दिन भर काम भी करना है, तेरे हाथ में कहाँ ये चूड़ियां अच्छी लगेगी? और पूजा के हाथ से चूड़ियां छीन लेती है। बेचारी पूजा रोते रोते अपने काम पर लग जाती है और इधर सुमन बड़े मजे से अपनी चूड़ियों की ओर देख रही थी। जैसे ही उसकी बेटी मोनिका उसके पास आई, न जाने कैसे सुमन के हाथ अपने आप उठते हैं और सुमन मोनिका के हाथ से खिलौने छीनकर उससे काम पर लगवा देते हैं और काम कर रही पूजा को सुमन के हाथ बड़े ही प्यार से उठाते हैं और सुमन उसे पढ़ने लिखने को बोलती है।
अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे हाथ अपने आप ही कैसे काम कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ कितनी सख्ती से पेश आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सुमन को अपने अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रही है, और यही बात सोचकर सुमन रोने लगती है। इधर सुमन की बेटी भी इतनी सख्ती झेलने की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख सुमन को एहसास होता है कि पूजा को भी कितना बुरा लगता होगा जब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। यही सब बातों को सोचकर सुमन पूजा के पास आती है और उससे माफी मांगती है। माफी मांगते ही उसके हाथ से चूड़ियां नीचे जमीन पर गिर जाती है और चूड़ियों में से आवाज आती है, सुमन, तुम सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रखती थी, कभी भी तुमने पूजा के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है। मैं जादुई चूड़ियां हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे सभी बच्चों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं आज से सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करूंगी। मैंने जो कुछ भी पूजा के साथ बुरा बर्ताव किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो परी वो चूड़ियां वापस मंगवा लेती है और वहां से गायब हो जाती है। अब से पूजा की सौतेली माँ भी पूजा से खूब सारा प्यार करने लगी और सभी लोग साथ में प्यार से हंसी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.